नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो नेमराज सुंडा की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, तो उसका नंबर जो है पार्ट नंबर 6 है। इसमें जो हम आपको पेज वाइज जो आपको करा रहे थे वो पेज वाइज ही करा रहे थे। तो आज ये जो है 30 से 40 नंबर जो पेज है उसके बीच के क्वेश्चंस हैं। तो अगला जो सेशन आएगा, अगला जो पार्ट आएगा वो जो पार्ट नंबर 7 होगा 40 से 50 तक। तो पहले से आप लोग इसको रीड कर ले, मतलब इसको पढ़ पढ़ लेना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करना, तो आसानी रहेगी आपको समझने में भी और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो हम लोग बिना, और अगर जो आप पीडीएफ चाहते हैं तो हम इसका लिंक जो है टेलीग्राम का इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इसमें पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग बिना देरी के चलते पहले क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन पे, तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्थान बदल बदल कर फसल लगाना किसे कहते हैं? किस टर्म को हम, जिसमें कौन सा ऐसे कल्टीवेशन या फार्मिंग होती है जिसमें स्थान बदल बदल कर फसल लगाते हैं या कृषि करते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है झूमिंग कल्टीवेशन, रिस्पॉन्स फार्मिंग, इको फार्मिंग या प्रिसीजन फार्मिंग। अगर हम बात करें स्थान बदल बदल कर कृषि करना, तो वो होता है झूमिंग कल्टीवेशन। क्या होता है? झूमिंग कल्टीवेशन। दूसरा बात करें, अगर हम एक रीजन जानते हैं कि अगर स्थान बदल बदल कर कैसे करते क्यों, तो सब, अगर जो हम आपको झूमिंग कल्टीवेशन के बारे में बताएं, झूमिंग कल्टीवेशन इसके बारे में बताएं, नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं आपको। अगर अगर हम झूमिंग कल्टीवेशन के बारे में बात करें तो इसमें जगह बदल बदल के इसको शिफ्ट करके, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं क्रॉप या जो भी सॉइल है आपकी वहाँ कृषि करने के लिए। ये क्यों करते हैं? ये सबसे ज़्यादा की जाती फॉरेस्ट एरिया में। फॉरेस्ट एरिया में की जाती है। फॉरेस्ट एरिया में जंगलों को काटा जाता है, वहाँ पे ज़मीन साफ करके वहाँ पे कृषि की जाती है। जब वहाँ पे एग्रीकल्चर या जो भी फसल लगाई जाती है तो वहाँ के जो न्यूट्रिएंट होते हैं उस फसल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कि वो फसल ग्रो करती है। अगर वहाँ पे उस जगह, पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद वहाँ पे कृषि करेंगे तो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना कोई फर्टिलाइज़र की जो पहुँच पाता है, ना ही कोई पेस्टिसाइड पहुँच पाता है, ना ही कोई ऐसी केमिकल वाली चीज़ पहुँच पाती। इसी वजह से वहाँ के जो न्यूट्रिएंट हैं वो पहले एब्जॉर्ब हो गए, दूसरी फसल लगाने के लिए वहाँ पे न्यूट्रिएंट नहीं बचेंगे। इसी कारण से हम फिर दूसरी जगह पेड़ों को काट के फिर वहाँ पे दूसरी फसल लगाते हैं, क्योंकि नई जगह पे न्यूट्रिएंट जो आपकी मात्रा चाहिए आपकी फसल को, उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पाए जाते हैं। इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है फसल को, इसीलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं और झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसके दोनों नाम हैं। ये ज़्यादातर कहाँ के? फॉरेस्ट एरिया में, जैसे एमपी हो गया आपका, जो आपके उत्तर पूर्वी भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ कर देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा जो आपका फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे ज़्यादातर करते हैं। तो झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है? जहाँ पे स्थान बदल बदल कर फसलों को लगाया जाता है या खेती की जाती है, उसे झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अब आते हैं रिस्पॉन्स फार्मिंग की। अगर रिस्पॉन्स फार्मिंग की बात करें तो रिस्पॉन्स फार्मिंग सबसे पहले टर्म जो है, इस टर्म को किसने दिया था? स्टीवर्ट ने दिया था। स्टीवर्ट ने दिया था। कब दिया था? 1988, 1988 में स्टीवर्ट ने इसका टर्म दिया था। और रिस्पॉन्स फार्मिंग होती क्या है? ये मानसून के अकॉर्डिंग फार्मिंग की जाती है। मतलब पहले मानसून को देख लिया जाता है, कैसा मानसून है। अगर जो बारिश वाला है तो वहाँ पर बारिश जैसी फसलें उगाएंगे, अगर सूखा पड़ने वाला है वहाँ पे बारिश नहीं होनी है, या ठंड पड़ने वाली, तो उसी हिसाब से वहाँ पे जो है फार्मिंग की जाती है या वहाँ पे खेती की जाती है। इसे बोलते हैं रिस्पॉन्स फार्मिंग, मतलब मानसून के अनुसार। मानसून के अनुसार मानसून के अनुसार मानसून के अनुसार वहाँ पे फार्मिंग की जाती है, तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्स फार्मिंग। टर्म किसने दिया था? स्टीवर्ट ने दिया था 1988 में। अगर इको फार्मिंग की बात करें तो इको फार्मिंग जो होती है वो, जो हमारी नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसको बिना नुकसान पहुँचाए हम जब उत्पादन प्राप्त करते हैं, जो आपकी लाभ प्राप्त करते हैं किसी को खेती फार्मिंग करके, उसे कहते हैं इको फार्मिंग। मतलब बिना नेचर को नुकसान पहुँचाए, बिना सॉइल को नुकसान पहुँचाए,
वहाँ पे जब खेती की जाती है उससे उत्पादन प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं इको फार्मिंग या इको फार्म। ठीक है। अगला है प्रिसीजन फार्मिंग। अब प्रिसीजन फार्मिंग की बात करें तो अगर प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, प्रिसीजन फार्मिंग जो आपका जीपीएस होता है, जो आपका जो मैप होता है जो आपके मोबाइल में दिखता है, उस जीपीएस से, जीआईएस से, इन चीज़ों से हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि अगर जो हम पर्टिकुलर एक एरिया में देखते हैं, जैसे हमने देखा यूपी में कौन कौन सी फसल उगाते हैं, तो इसको अगर जो हम मैप से देख रहे हैं, मैप के हिसाब से इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे ऐसा मानसून है, यहाँ पे ऐसी हवाएं चलती, उस हिसाब से जब हम फार्मिंग करते हैं तो उसे कहते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आपकी जीआईएस या जीपीएस को इन्वॉल्व करके टेक्नोलॉजी के हिसाब से जहाँ पे फार्मिंग की जाती है उसे कहते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। क्या कहते हैं उसे? उसे प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक जगह से दूसरी जगह पर स्थान बदल बदल कर फसल लगाना या कृषि करना, उसे क्या कहते हैं? झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आपके पास ऑप्शन है हॉलीडे, डोनाल्ड, बी ट्रिपलेट या इनमें से कोई नहीं। तो अगर जो इसके सही आंसर के बारे में बात करें तो आइडियो टाइप किसने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। आइडियो टाइप किसने दिया था? आइडियो टाइप दिया था डोनाल्ड ने। कब दिया था? 1968 में। 1968 में, 1968 में डोनाल्ड ने क्या दिया था? आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट लिया था। अगर हॉलीडे की बात करें तो हॉलीडे ने 1960 में रिस्पॉन्स कर्व दिया था। रिस्पॉन्स कर्व, रिस्पॉन्स कर्व दिया था किसने? हॉलीडे ने 1960 में। दो टाइप के होते हैं रिस्पॉन्स कर्व। कौन कौन से होते हैं? एजम्प्टिक होते हैं, एजम्प्टिक रिस्पॉन्स कर्व होते हैं। दूसरा क्या होता है? पैराबोलिक, पैराबोलिक रिस्पॉन्स कर्व होता है। तो हॉलीडे ने 1960 में रिस्पॉन्स कर्व दिया था। रिस्पॉन्स कर्व किसने दिया था? हॉलीडे ने। कब दिया था? 1960 में। अगर बी ट्रिपलेट की बात करते हैं, इन्होंने जीरो टीलेज टर्म दिया था। कौन सा टर्म दिया था? जीरो टीलेज। जीरो टीलेज टर्म किसने दिया था? बी ट्रिपलेट ने दिया था। कब? 1950 में। बी ट्रिपलेट ने 1950 में जीरो टीलेज का जो मेथड या टर्म है किसने खोजा था? बी ट्रिपलेट ने। कब खोजा था? 1950 में। तो आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डोनाल्ड 1968 में। नेक्स्ट है जीरो टीलेज में कितने प्रतिशत फसल अवशेष छोड़ा जाता है? अगर हम जीरो टीलेज कर रहे हैं तो पिछली जो फसल लगाई गई है उसका कितना परसेंट अवशेष हम ज़मीन पे ही पड़ा रहने देते हैं, जिससे हम जीरो टीलेज में आगे उपयोग करते हैं। उपयोग कैसे करते हैं? जब जीरो टीलेज करेंगे तो उसमें जो वो फसल के अवशेष है वो सड़ेंगे, उससे हमें जो न्यूट्रिएंट प्राप्त होगा वो हमारी जो आने वाली फसल है उससे वो ग्रो करेगी। तो कितने परसेंट हम फसल अवशेष छोड़ देते हैं? ऑप्शन है आपका 50 से 100%, 30 से 50%, 40 से 50% या 70 से 30%। अगर इसके आंसर की बात करें तो 50 से 100% तक हम फसल अवशेष जो है जीरो टीलेज में छोड़ देते हैं, जिससे कि वो जो सड़ता है या गलता है उससे न्यूट्रिएंट हमें प्राप्त होता है अगली फसल के लिए, जिससे कि हम कोई पेस्टिसाइड या कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, हमें उस चीज़ से छुटकारा मिल जाता है। तो ये चीज़ अवशेष इसीलिए छोड़ा जाता है। अगर हम बात करें 30 से 50% के बारे में तो ये मिनिमम टीलेज के लिए छोड़ा जाता है। मिनिमम टीलेज के लिए छोड़ा जाता है। इसके लिए मिनिमम टीलेज के लिए छोड़ा जाता है। अब मिनिमम टीलेज में क्या होता है? मिनिमम टीलेज में ये होता है कि जो फसल लगाने से पहले जो क्रियाएं की जाती हैं, जैसे मिट्टी को फसल लगाने के पहले उसे तैयार करना, ये आता है मिनिमम टीलेज के बारे में। जो प्राइमरी कल्टीवेशन होता है आपका, टीलेज होता है, वो आता है मिनिमम टीलेज में। तो मिनिमम टीलेज में कितना अवशेष छोड़ते हैं? 30 से 50% छोड़ते हैं। अगर जीरो टीलेज की बात करते हैं कितना छोड़ते हैं? 50 से 100%। अभी मैंने आपको बताया जीरो टीलेज, ये टर्म किसने दिया था? बी ट्रिपलेट ने दिया था। किसने दिया था? बी ट्रिपलेट ने दिया था। बी ट्रिपलेट ने। अगर जीरो टीलेज हम कर रहे हैं तो उसमें जब हमारे खरपतवार होते हैं, जो फसल लगाने के पहले जो खरपतवार, उनको किससे हटाया जाता है? किस हर्बिसाइड से? पैराक्वाट होता है, पैराक्वाट होता है, डाइक्वाट होता है, डाइक्वाट होता है और ग्लाइफोसेट होता है। कौन होता है? ग्लाइफोसेट। पैराक्वाट, डाइक्वाट एंड ग्लाइफोसेट, ये हमारे नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। कौन से होते हैं? नॉन सिलेक्टिव
हर्बिसाइड, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है? ये वो हर्बिसाइड होते हैं या शाकनाशी होते हैं या पौधनाशी होते हैं जो कि फसल के साथ खरपतवार के साथ साथ पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। ये किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते, वो होते हैं नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव क्या होते हैं? जिस खरपतवार के लिए डाले जाते हैं उसी खरपतवार को बिना फसल को नुकसान पहुंचाए उसे ही मार देते हैं, वो होते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड। तो इस जीरो टीलेज में कितना छोड़ते हैं? 50 से 100% तक फसल अवशेष जमीन पे छोड़ देते हैं। इसका सही आंसर हो गया 50 से 100%। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस में किस गैस का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? अब ग्रीन हाउस गैसेस की बात, और ग्रीन हाउस होता क्या है? जब कभी भी मान लेते हैं ये आपकी सरफेस है, जो आपका जो अर्थ है उसकी ये सरफेस है, ये है आपका सन। तो अगर जो चंदा मामा से किरणें आ रही हैं आपकी अर्थ तक, यहाँ से अगर जो मान ले ये किरणें आ रही हैं, कलर चेंज कर, ये किरणें यहाँ से आ रही हैं। अब कुछ किरणें तो यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ऊपर की तरफ, कुछ किरणें ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और कुछ किरणें, क्योंकि हम लोग तो भाई पोल्यूशन भी करते हैं ना, तो वो जो पोल्यूशन में जो गैसें उत्पन्न होती हैं वो हमारे जो वायुमंडल है वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाती है। अगर वो गैसें इकट्ठा हो गई तो उससे जो कुछ किरणें जो होती हैं सूर्य की, वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाती। जब वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाती, उनमें बंध के रह जाती हैं, तो वो जो किरणें हैं वो धीरे धीरे नीचे आती रहती हैं। अब जब नीचे आएंगी तो उसी के कारण धीरे धीरे जो पृथ्वी का तापमान है, जो हमारे वायुमंडल का तापमान है, बढ़ता रहता है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते थे, और इन्हीं गैसों को ही ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ाने वाली गैसें हैं उसे कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है? जो भी जो भी आपके सूर्य से किरणें पृथ्वी तक आती हैं, कुछ तो परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन कुछ हमारे जो वायुमंडल में प्रदूषण वगैरह है जिससे उनमें जो गैसें उत्पन्न होती हैं, उनमें वो किरणें मिल जाती हैं, वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, जिससे कि वो धीरे धीरे पृथ्वी का वायुमंडलीय जो तापमान है वो उसे बढ़ा देती। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और इन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस की, उसका इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगर जो हम बात करें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है आपके, तो इसका सही आंसर होगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में पाई जाती है। तो इसका प्रतिशत कितना होता है? 55% तक ये पाई जाती है। वहीं अगर मीथेन की बात करें तो ये 25% तक पाई जाती है। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं 11% तक पाई जाती है। अगर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं ये कितना पाई जाती है? 4% तक पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसेस में पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। दूसरे नंबर पे मीथेन, तीसरे नंबर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथे नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड पाई जाती है। नेक्स्ट है धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? आपके पास ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। अगर हम इसके सही आंसर के बारे में बात करें तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और धान के खेत के साथ साथ ये जो लाइव स्टॉक करते हैं हम लोग, जहाँ पे पशुपालन करते हैं, ये पशुओं के द्वारा भी ये निकलती है। जब वो मुंह चलाते हैं पशु, जब रूमिनेंट पशु होते हैं ना, जब रूमेन करते हैं, जब मुंह चलाते हैं अपना पाचन करने के लिए, तो उनके मुंह से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस ही निकलती है। तो लाइव स्टॉक में भी मीथेन गैस निकलती है और धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलती है। अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बात करें तो हमारी जो आपकी रेफ्रिजरेटर हो गया वगैरह हो गई, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से जो चीज़ें ठंडी करती हैं, जो भी जैसे फ्रिज हो गया, आपका AC हो गया, जो रेफ और भी चीज़ें हो गई, उनसे जो गैस निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। इसका क्या कार्य होता है? ये हमारी ओजोन परत में मतलब होल कर देती है, छिद्र जिससे कि अब ओजोन परत क्या आती है? ओजोन परत ऐसी परत है वायुमंडल जो कि आपके स्ट्रेटोस्फेयर में जो समताप मंडल है उसमें पाई जाती है, जो कि आपके जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से उसको वहीं पे रोक देती है, और जो शुद्ध किरणें होती है वो पृथ्वी तक पहुंचाती। उस ये ओजोन जो ओजोन लेयर है उसका काम होता है। तो ओजोन क्षरण को ये जो है ओजोन क्षरण को करती है।
मतलब ओजोन की लेयर को जो है ये नष्ट करती है। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर CO2 की बात करें, CO2 कहाँ उत्पन्न होती है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो हम प्रदूषण पोल्यूशन करते हैं जिससे जो हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, वो CO2 के द्वारा होता है। अब नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो हम जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र देते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र देते हैं, उसके द्वारा जो गैस उत्पन्न होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धान के खेत से कौन सी गैस निकलती? मीथेन निकलती है। नेक्स्ट है, अनाज में किस एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है? कौन सा एमिनो एसिड है जो सीरियल्स में कमी होती है जिसकी? ऑप्शन है आपका लाइसिन, दूसरा है मिथियोनिन, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर बात करें सही आंसर की, सही आंसर होगा आपका लाइसिन। लाइसिन जो है सीरियल्स जो होते हैं आपके, सीरियल्स होते हैं उनमें कमी पाई जाती है। सीरियल्स में किसकी कमी पाई जाती है? लाइसिन की कमी पाई जाती है। अगर मिथियोनिन की बात करें तो आपकी दालों की जो फसल है, पल्सेस क्रॉप में जो है, पल्सेस में जो है, इसमें कमी किसकी पाई जाती है? मिथियोनिन की कमी पाई जाती है। तो जो आपकी अनाज वाली फसलें हैं इसमें लाइसिन की कमी पाई जाती है, पल्सेस में है ये मिथियोनिन की कमी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइसिन। नेक्स्ट है, जो साल्ट वाटर होता है आपका, लवणीय पानी जो होता है, उसमें कौन से पौधों को उगाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? जो आपका साल्ट वाटर होता है उसमें जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, या जीरोफाइट्स कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम सही आंसर के बारे में बात करें तो वो होते हैं हेलोफाइट्स। जो भी पौधे आपके जो साल्ट वाटर, जो लवड़ी पानी है, जो लवड़ी पानी जिसमें साल्ट मिला होता है, इनका पीएच 8 से ऊपर होता है, उनमें जब जो पौधे उगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। अगर हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो जनरली कोई भी पौधे जो आपके पानी में उगाए जाते हैं, जो आपके पानी में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। पानी में उगने वाले पौधे, पानी में उगने पानी में उगने वाले पौधे पौधे उन्हें कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। अब पानी में जब उगते हैं तो सबसे कम जो रूट डेवलपमेंट होता है किसी प्लांट में, वो हाइड्रोफाइट्स में ही होता है। सबसे कम रूट डेवलपमेंट, जहाँ पे जड़ों का विकास सबसे कम कहाँ होता है? हाइड्रोफाइट्स के पौधों में होता है जो पानी में उगते हैं। अगर जीरोफाइट्स की बात करें, जीरोफाइट जो शुष्क, जो बिल्कुल रेगिस्तान वाली मृदाओं में उगते हैं, जहाँ पे बिल्कुल पानी की कमी होती है, शुष्क जगह पे, शुष्क जगह पे, जो शुष्क मृदाओं में जहाँ पे बिल्कुल पानी की कमी, जहाँ सूखा जैसा माहौल रहता है, वहाँ पे जो पौधे होते हैं वो जीरोफाइट्स के, वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। यहाँ पे जो है जड़ें, जो सबसे ज़्यादा जड़ें विकसित होती हैं वो जीरोफाइट्स में ही होती हैं। सबसे ज़्यादा जड़ें विकसित होती हैं, सबसे ज़्यादा जड़ों का जहाँ विकास होता है वो कहाँ होता है? जीरोफाइट्स में होता है। कहाँ होता है? जीरोफाइट्स में सबसे ज़्यादा जड़ों का विकास होता है। तो इसलिए साल्ट वाटर में कौन से पौधे उगाए जाते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? हाइलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन डॉर्मेंसी ब्रेकर है? किस हार्मोन को डॉर्मेंसी ब्रेकर कहा जाता है? जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन हार्मोन, या एथिलीन? या तो आपका जिब्रेलिक हार्मोन हो गया, ये या तो आपका एब्सिसिक एसिड हार्मोन हो गया, या आपका ऑक्सिन हार्मोन हो गया, या आपका एथिलीन हार्मोन हो गया। तो इसका सही आंसर है जिब्रेलिक एसिड। अगर हम डॉर्मेंसी की बात करें तो डॉर्मेंसी बेसिकली होता क्या है? डॉर्मेंसी हिंदी में कहते हैं इसे सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था मतलब जब कोई सीड अपने जो उसका जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, जो उसका माहौल है जिसमें वो ग्रो करता है, उस माहौल में अगर नहीं आ रहा है, वो उसे क्लाइमेट या उसे जो वेदर जो उसका इन्वायरमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय वो ग्रो नहीं करेगा। वो अपनी जो एनर्जी है, जो अपनी उसके अंदर जो भी उसके न्यूट्रिएंट वो बचा के अपनी उस टाइम रखेगा, ग्रो नहीं करेगा, उसे कहते हैं सुसुप्तावस्था। मतलब और जब उसे अपना जो उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट है, जो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी क्लाइमेट चेंजेस है, जो भी उसकी जो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका क्लाइमेट है, जब वो उस कंडीशन में आ जाएगा तो वो ग्रो करेगा, उस सीड से जर्मिनेशन होगा, वहाँ पे वो डॉर्मेंसी स्टेज टूट जाती है।
अगर यही डोरमेंसी स्टेज हमें तोड़नी है तो कौन सा हार्मोन हम यूज़ करते हैं, उसके बिहाफ पे हम बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड हार्मोन का जो है यूज़ किया जाता है। अगर हम एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये जो है स्ट्रेस हार्डनिंग होता है। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्डनिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्डनिंग हार्मोन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो है तनाव हो जाता है किसी भी चीज़, जैसे यहाँ पे जब पानी की कमी हो जाती है किसी, तो वहाँ पे स्ट्रेस जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है वो ग्रो मतलब डेवलप हो जाता है। और दूसरी चीज़ स्टोमेटा जो है इसका, स्टोमेटा क्लोजिंग हार्मोन भी बोल देते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो किसके कारण होता है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन के कारण ही जो आपका स्टोमेटा है वो बंद हो जाता है। तो एब्सिसिक एसिड का दो कार्य हो गए, स्ट्रेस हार्डनिंग और स्टोमेटा क्लोजिंग। ये किस में काम आता है, एब्सिसिक एसिड में। अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन की बात करें तो एपिकल डोमिनेंस। अब एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, जो आपकी प्लांट की जो टिप होती है, जो ऊपरी सिरा होता है, तो वहाँ का डेवलपमेंट किसके कारण होता है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल में कौन सा आता है, नेचुरल में आता है इंडोल एसिटिक एसिड IAA। और सिंथेटिक में कौन सा आता है, सिंथेटिक में आता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA, या इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, या 2,4-D, इंडोल ब्यूटारिक एसिड या 2,4-D। अब IBA का कार्य क्या होता है, ये रूट फॉर्मेशन करता है, मतलब जड़ों का जो विकास होता है वो इंडोल ब्यूटारिक एसिड के कारण होता है। और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की बात कर लें तो इसमें जो जो फ्रूट सेटिंग होती है, जो फलों की जो सेटिंग होती है, किस हिसाब से कौन से क्रम से कैसे फल लगते हैं, तो कौन सा हार्मोन डिसाइड करता है, ये करता है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन में कौन सा हार्मोन, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हार्मोन। ये कैसा हार्मोन है, ये सिंथेटिक हार्मोन है। और लास्ट बचा एथिलीन हार्मोन। जब जो फल आपके पकते हैं तो वो उसमें कौन सा हार्मोन कार्य करता है, उसमें एथिलीन हार्मोन का कार्य करता है। रेपनिंग, जो आपकी फलों का जो पकना होता है, फलों के पकने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है, एथिलीन जो हार्मोन है आपका वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा बायो फर्टिलाइजर गेहूं में यूज़ किया जाता है, गेहूं की जो व्हीट में जो है आपका कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ब्लू ग्रीन एल्गी, या एजोला। अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला की, तो ये जो दोनों हैं ये पैडी में यूज़ किए जाते हैं। पैडी जो धान की फसल है इसमें यूज़ किए जाते हैं। और जो बायो फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं कौन से, बायो फर्टिलाइजर। और एजोस्पाइरिलम की बात करें तो अगर एजोस्पाइरिलम की बात करते हैं सोरघम में, सोरघम में। और जो ग्रासेस जो हैं आपकी, उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जो ग्रासेस ग्रुप की आपकी क्रॉप्स है उसमें जो आपका बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है वो कौन सा, एजोस्पाइरिलम बायो फर्टिलाइजर आपका यूज़ किया जाता है। अगर एजोटोबैक्टर की बात करते हैं तो एजोटोबैक्टर ही ऐसा फर्टिलाइजर है जो आपका बायो फर्टिलाइजर है जो आपका गेहूं में यूज़ किया जाता है। अब गेहूं में क्यों यूज़ किया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब ये फ्री लिविंग होता है, किस किस कैटेगरी के अंदर इसे रखा गया है, इसे फ्री लिविंग के अंदर रखा गया है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसर होता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। तो गेहूं में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, एजेटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर जो है गेहूं में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विस्फोटक फर्टिलाइजर, कौन सा होता है, आपके पास ऑप्शन है अमोनिया नाइट्रेट, सिंगल सुपर फास्फेट, अमोनियम कार्बाइड, कार्बामेट, और डाई अमोनियम फास्फेट, या जिसे DAP बोलते हैं। तो आपका सही आंसर होगा अमोनियम नाइट्रेट। विस्फोटक उर्वरक कौन सा होता है, अमोनियम नाइट्रेट। अगर अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो इसमें 33% नाइट्रोजन होता है। कितना नाइट्रोजन होता है, 33% नाइट्रोजन होता है। अगर SSP की बात करें, सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें, तो इसमें 16% फास्फोरस होता है।
16% फास्फोरस होता है, 19% कैल्शियम होता है और 12% जो है आपका सल्फर होता है। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम और 12% सल्फर होता है। अगर हम बात करें अमोनियम कार्बाइड की, जब हम यूरिया का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब यूरिया का क्या फार्मूला था, NH2CO NH2। अब इससे जब हम तोड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब पानी में डाल के इसे तोड़ते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो होता है अमोनियम कार्बामेट। कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है? अमोनियम कार्बामेट। तो यूरिया का जब हाइड्रोलिसिस होता है, यूरिया का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन सा हमें न्यूट्रन प्राप्त होता है, कौन सा हमें जो इसका प्रोडक्ट प्राप्त होता है? अमोनियम कार्बामेट प्राप्त होता है। अगर हम डीएपी की बात करते हैं, ये फास्फेटिक फर्टिलाइजर है जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, तो इसमें 46% जो है डाई अमोनियम फास्फेट है, इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। नहीं, जो यूरिया है आपका, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर हम डाई अमोनियम फास्फेट की बात करें तो इसमें 48% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, और आपका जो है 16% जो है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। तो विस्फोटक फर्टिलाइजर कौन सा है आपका? अमोनियम नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 33% होता है। नेक्स्ट है, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है भारत की मृदाओं में कमी पाई जाती है? जो आपका कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो भारत की मृदाओं में कम पाया जाता है? आपका कौन सा? जिंक, नाइट्रोजन, सल्फर या आयरन? अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है जिंक। जिंक क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो अगर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो इसकी कमी जो है भारत की मृदाओं में पाई जाती है। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें, जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, जो कि जो कि बड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो क्योंकि क्योंकि इसका रोल कम होता है। अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में सबसे ज़्यादा किस न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है भारतीय मृदाओं में? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर में जो आपका जो चाय की पत्ती में जो है येलोइंग हो जाती है, येलोइंग ऑफ टी लीव्स, जो चाय की पत्ती में जो आपका पीलापन होता है वो किसकी कमी से होता है? सल्फर की कमी से होता है। अगर आयरन की बात करें तो इंटरवीनियल क्लोरोसिस हो जाती। अब इंटरवीनियल क्लोरोसिस क्या होती? इसमें जो पत्ती के साथ साथ जो इसकी सिराएं हैं वो भी पीली पड़ जाती, इसीलिए इसे इंटरवीनियल क्लोरोसिस कहा जाता है। कुछ कंडीशन में जो है उस सिराएं पीली नहीं होती, हरी रहती, लेकिन और पत्ती जो है आपकी वो कलर चेंज कर देती है, तो उस कंडीशन में जो क्लोरोसिस होता है। अगर इंटरवीनियल क्लोरोसिस की बात करते हैं तो इसमें जो है सिराएं पत्ती के साथ साथ सिराएं भी आपकी कलर चेंज कर देती है और ख़राब हो जाती हैं। तो कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है? जिंक की कमी पाई जाती है। कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है, बेंच टेरेसिंग में कितना स्लोप होता है? बेंच टेरेसिंग क्या होती है? ये जो आपका विंड होता है, जो आपकी हवा होती है, उसके जो प्रेशर को रोकने के लिए कुछ जो आपकी रोकथाम के लिए जो भी चीज़ें की जाती हैं, उनमें एक बेंच टेरेसिंग आती है, जो उसका मेथड होता है। उसमें कहते हैं कि कितना स्लोप रखना चाहिए, 16 से 33%, 2 से 10%, 6% या 3 से 10%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 से 33%। इसका सही आंसर क्या होगा? 16 से 33%। अगर 2 से 10% की बात करें तो एक ग्रेडेड जो बंडिंग होती है, ग्रेडेड बंडिंग जब करते हैं तो इसमें जो है 2 से 10% जो है हम स्लोप रखते हैं। और यहीं 6% की बात करें तो यहाँ कंटूर बंडिंग करते हैं। जब कंटूर बंडिंग करते हैं तो इसमें 6% स्लोप रखते हैं। और यहीं 3 से 10% की बात करें तो ये जिंक टेरेसिंग होता है, जिंक टेरेसिंग। तो बेंच टेरेसिंग में कितना करते हैं? 16 से 33%। 2 से 10% किस में करते हैं? ग्रेडेड बंडिंग में करते हैं। 6% किस में करते हैं? कंटूर बंडिंग में करते हैं। और 3 से 10% किस में करते हैं? जिंक टेरेसिंग में करते हैं। नेक्स्ट है, तने का जो डाई बैक रोग है
किसकी कमी से होता है? जो स्टेम स्टेम डाइबैक ऑफ स्टेम डिजीज जो है वो किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? आपके पास ऑप्शन है कॉपर, मैग्नीज, सल्फर या फास्फोरस। तो अगर जो हम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। जो तने का डाइबैक रोग है वो किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। अगर मैग्नीज की बात करें तो ये ग्रे स्पॉट हो जाता है, आपका ग्रे स्पॉट हो जाता है पत्तियों में, ऑन लीव्स में। पत्तियों में जो ग्रे स्पॉट हो जाता है वो किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से होता है। अभी मैंने आपको बताया था येलोइंग हो जाती है पत्तियों में, येलोइंग लीव्स ऑन टी लीव्स। मतलब जो चाय की पत्तियां होती है उसमें जो पीलापन आता है किसकी कमी से आता है? सल्फर की कमी से आता है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो ये एक एनर्जी ट्रांसफ़र जो न्यूट्रिएंट होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र न्यूट्रिएंट होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र न्यूट्रिएंट होता है। कौन सा? फास्फोरस। इसे की ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, की ऑफ लाइफ भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? की ऑफ लाइफ भी बोलते हैं किसे? फास्फोरस न्यूट्रिएंट जो होता है ये एनर्जी ट्रांसफ़र भी करता है, उसे की ऑफ लाइफ फास्फोरस भी बोलते हैं, न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसकी कमी से तने का डाइबैक रोग होता है? कॉपर की कमी से तने का डाइबैक रोग होता है। नेक्स्ट है अगला है जब मेल या फीमेल फूल अलग अलग पौधे पर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका डायोसियस, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, होमोगैमी। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर ले। ये टर्म हॉर्टिकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। अगर हम डायोसियस की बात करते हैं तो डायोसियस में जब दो पौधे होते हैं, दो पौधे मतलब डायो माने दो पौधे हैं। जब दो पौधे होते हैं, हर पौधे पे जो मेल और फीमेल पार्ट होता है वो अलग अलग पौधे पे होता है। एक पे मेल हो जाएगा, दूसरे पे फीमेल होगा, तो होगा डायोसियस। दूसरा मोनोसियस क्या होता है? मोनोसियस मतलब एक, मोनो मीन्स एक। जब एक पौधे पे जब मेल और फीमेल जो पार्ट हैं होंगे लेकिन वो अलग अलग फ्लावर में होंगे तो हो जाएगा मोनोसियस। मतलब पौधा एक होगा लेकिन जो फूल होंगे मेल और फीमेल पार्ट के वो अलग अलग फूल पे होंगे तो हो जाएगा मोनोसियस। एक होता बाइसेक्सुअल की बात करें तो एक ही फूल के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल होंगे तो हो जाएगा बाइसेक्सुअल। अब होमोगैमी की बात करते हैं। अगर होमोगैमी की बात करें तो होमोगैमी में जो क्या करते हैं, होमोगैमी जो है ये मोनोसियस का, होमोगैमी जो बाइसेक्सुअल और मोनोसियस का एक जो इसका कैरेक्टर है होमोगैमी क्या होता है? होमोगैमी में एक जैसे कैरेक्टर आते हैं क्योंकि भाई फ्लावर एक होगा तो जो मेल में कैरेक्टर होंगे जो फीमेल में कैरेक्टर होंगे वो सेम होंगे ना। तो सेम कैरेक्टर जब नई पीढ़ी में जाते हैं तो वहाँ पे जो कंडीशन दिखाते हैं वो होती होमोगैमी। होमो मीन्स सेम, गैमीट जो होते हैं, जो सेम गैमीट होते हैं वो होते हैं होमोगैमी। दूसरा एक होता है इसमें ही हेट्रोस्टाइलिस का पार्ट होता है। ये सभी हॉर्टिकल्चर में आपके जो पॉलिनेशन जो चैप्टर होता है उसमें पढ़े जाते हैं। ये होमोगैमी क्या हो गया, गिटेनोगैमी क्या हो गया, क्लिस्टोगैमी क्या हो गया, ये सभी जो है आपका हॉर्टिकल्चर के जो आपका लेक्चर होता है पॉलिनेशन का उसमें पढ़े जाते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग पौधे पे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डायोसियस। अगर एक ही पौधे के अलग अलग फूलों पे मेल और फीमेल होते हैं उसे मोनोसियस कहते हैं। अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल होते हैं उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। अगर एक ही गैमीट होता है तो उसे होमोगैमी कहते हैं क्योंकि सेम कैरेक्टर दिखाते हैं। नेक्स्ट है विंड स्पीड किससे मापते हैं? किस चीज़ से विंड स्पीड को मापा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है साइक्रोमीटर, ब्यूफोर्ट स्केल, पार्सेल फ्लूम, लाइसीमीटर या टेंसियोमीटर। साइक्रोमीटर, ब्यूफोर्ट स्केल या लाइसीमीटर या टेंसियोमीटर या पार्सेल फ्लूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूफोर्ट स्केल। ब्यूफोर्ट स्केल से विंड स्पीड को मापते हैं।
अगर हम बात करें साइक्रोमीटर, इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापते हैं? ये मापते हैं आपके साइक्रोमीटर से। इसका जो मात्रक होता है परसेंटेज होता है। इसका क्या मात्रक होता है? परसेंटेज होता है। एक होता है आपकी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति किलोग्राम। एक होता है स्पेसिफिक, आपकी स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक होता है ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ये होता है स्पेसिफिक, जो आपकी ह्यूमिडिटी होती है उसका मात्रक होता है। अगर हम पार्शियल फ्लूम की बात करें तो पार्शियल फ्लूम से वाटर का फ्लो जो होता है, वाटर फ्लो होता है जब ड्रेनेज करते हैं, मतलब जब जल निकासी करते हैं उस समय, जब किससे मापते हैं? पार्शियल फ्लूम से नापते हैं कि कितना वाटर का फ्लो ड्रेनेज से निकल रहा है। दूसरा लाइसीमीटर, अगर लाइसीमीटर की बात करें तो इवेपो ट्रांसपिरेशन मापते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन मापते हैं किससे? लाइसीमीटर से। इवेपो ट्रांसपिरेशन किससे मापते हैं? लाइसीमीटर से मापते हैं। इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है जो भी पौधे को छोड़ के जो भी आपका जो जल वायुमंडल में जा रहा है, सूर्य की किरणों से अवशोषित होकर ऊपर की तरफ जा रहा है पौधे को छोड़ के, वो होता है इवेपोरेशन। जो पौधे से जा रहा है, जो भी आपका ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, उसे वो कहते हैं ट्रांसपिरेशन। दूसरा होता है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर से क्या मापते हैं? सॉइल मॉइस्चर टेंशन, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। सॉइल मॉइस्चर टेंशन किससे मापते हैं? टेंसियोमीटर से, जिसे बोलते हैं मृदा नमी तनाव। मृदा नमी तनाव किससे मापते हैं? टेंसियोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड। जो है प्री प्लांट का इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड कौन सा है? अगर हम प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड के बाद, ये होता क्या है? फसल बोने के पहले जो हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं प्री प्लांट हर्बिसाइड, इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड। और जो फसल बोने के बाद, और जो फसल बोई गई है उसके जर्मिनेशन के पहले यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं प्री प्लांट इमरजेंस। और जो जर्मिनेशन के बाद किया जाता है उसे पोस्ट प्लांट जो हर्बिसाइड होता है वो उसके अंदर आता है। तो अगर प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा फ्लूक्लोराइलिन। क्या होता है? फ्लूक्लोराइलिन। अगर हम ग्लाइफोसेट की बात करें तो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। अभी मैंने आपको बताया था नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। और जो एट्राजिनो 2,4-D है, एट्राजिन की अगर बात करते हैं तो प्री इमरजेंस होता है, प्री इमरजेंस होता है, प्री इमरजेंस होता है। दूसरा 2,4-D की बात करें, ये पोस्ट इमरजेंस होता है, पोस्ट इमरजेंस होता है। जो आपकी फसल जर्मिनेशन के बाद जो प्लांट जो अभी हर्बिसाइड यूज़ किया तो पोस्ट इमरजेंस के अंदर आ जाते हैं। जो भी आपके जो हर्बिसाइड जो है जर्मिनेशन के पहले यूज़ किया जाता है लेकिन बुआई के बाद, जो सोइंग के बाद यूज़ किया जाता है लेकिन जर्मिनेशन के पहले, उसे कहते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। नेक्स्ट कौन सा है? कौन सी फसल मृदा कटाव को बढ़ावा देती है? ऐसी कौन सी फसल है जिससे मृदा कटाव सबसे ज़्यादा होता है? मक्का से, आपकी काउपी हो गई या ग्राउंडनट हो गया। तो अगर जो हम मेज़ की बात करें, अगर मेज़ की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेज हो जाएगा। मेज जो है ये प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है? प्रमोट करता है सॉइल इरोजन को, सॉइल इरोजन को प्रमोट करता है। कौन सा? मेज। और अगर जो काउपी और ग्राउंडनट के बारे में बात करें तो काउपी और ग्राउंडनट के बारे में बात करें तो ये आपके जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन है, इरोजन इसे रिड्यूस करते हैं, इरोजन है इसमें कमी लाते हैं, कमी लाते हैं या रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो सॉइल इरोजन को कौन रिड्यूस करता है? काउपी और ग्राउंडनट। सॉइल इरोजन को प्रमोट कौन करता है? मेज। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है पौधे की जड़ों में जो रेड हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या होता है? जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसमें रेड हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, या न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन, या ऑल ऑफ दीज।
अगर इसका सही आंसर है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, जो ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये किसके कारण होता है? रेड हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट की रूट्स में पाए जाते हैं। अगर वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये जाइलम जो होता है, जाइलम होता है, इसके द्वारा जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा जो है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन होता है, या अन्य चीज़ें जो होती है वो फ्लोएम के द्वारा जाती हैं। जाइलम के द्वारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? रेड हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? जो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है किस में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक आपके पास ऑप्शन है भारत, इंडिया, इजराइल, इजिप्ट या अमेरिका। तो सबसे सिंचित क्षेत्र किस में है? भारत में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में। और इफिशियंसी, अगर क्षमता की बात करें, जो इरिगेशन इफिशियंसी की बात करें, इरिगेशन इफिशियंसी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? इजराइल में है। अगर हम ये कहें कि जितनी भी क्रॉप उगाई जाती है वहाँ 100% जो इरिगेशन होता है, जो इरिगेशन एरिया है सबसे ज़्यादा 100% कहाँ पे है? इजिप्ट में। 100% इरिगेशन एरिया, 100% इरिगेशन एरिया कहाँ है? वो इजिप्ट के पास है। 100% इरिगेशन एरिया कहाँ है? इजिप्ट के पास है। तो भारत में सबसे अधिक इरिगेशन एरिया है। इजराइल के पास सबसे ज़्यादा इरिगेशन इफिशियंसी है। इजिप्ट के पास 100% इरिगेशन एरिया है। अगर परसेंटेज में बात करें तो इजिप्ट आएगा सबसे पहले, अगर इफिशियंसी में बात करें तो इजराइल आएगा दूसरा, अगर जो हम एरिया में बात करें तो उसमें इंडिया आएगा। नेक्स्ट है पूसा जायंट, एक वैरायटी होती है पूसा जायंट, किसकी किस्म है? जो वैरायटी है किसकी है? आपकी जो है ये बरसीम नेपियर ग्रास की है, या पपाया की, या ऑल ऑफ दीज की है? तो इसका जब सही आंसर हो जाएगा, ये इसकी भी है, बरसीम की भी है, नेपियर ग्रास की भी है, या पपाया की भी, तीनों की ये जो है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हैं। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।